हेलो लर्नर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नियो फंक्शनलिज्म, क्योंकि इसके पहले हमने फंक्शनलिज्म पढ़ा था प्रकार्यवाद। तो उसके आगे की बात क्या होती है, वो है नौ प्रकार्यवाद। नौ प्रकार्यवाद एक तरह से जो प्रकार्यवाद था उसमें जो भी कमियां थी उसको इम्प्रूव करके जो लिखा गया था, उसमें कुछ संशोधन किया गया था, उसको हम कहते हैं नौ प्रकार्यवाद। जब भी हम किसी चीज़ का नौ प्रकार्यवाद, नौ मार्क्सवाद इस तरह से पढ़ते हैं तो उसके जो आगे की बात होती है उसको पढ़ते हैं, या उसमें जो भी कमियाँ रह गई होती हैं उनको सुधार करके जो नया सिद्धांत बनाया जाता है उसको हम नौ प्रकार्यवाद, नौ उदारवाद, नौ मार्क्सवाद इन सब के नाम से जानते हैं। तो हम उसी में पढ़ेंगे न्यू फंक्शनलिज्म। उसमें हमने कुछ थिंकर्स को मेंशन किया है जिनके आइडियाज़ नौ प्रकार्यवाद पे या न्यू फंक्शनलिज्म पे हैं। वो मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको अगर फाइंड आउट करने को आए कि किसके आइडियाज़ इसमें हैं या कौन नौ प्रकार्यवादी हैं कौन नहीं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएँ। जिसमें हम अलेक्जेंडर को तो ऑलरेडी पढ़ते हैं। उसके बाद ब्लूहमान है, कोलामी है, रिचर्ड मंच है, और गेरिस्टेन है, मार्क गुड है और स्मेल्सर हैं। ये इतने लोगों के जो विचार हैं वो नौ प्रकार्यवाद से संबंधित हैं, ये नौ प्रकार्यवादी कहे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि आपको एक थोड़ा सा पता चल जाए कि किस किस का काम है नौ प्रकार्यवाद पे। तो ये तो एक नॉर्मल को ऐसे ही जनरल आइडियोलॉजी के लिए आपको मैंने बता दिया। इसमें जो कुछ थिंकर इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे नौ प्रकार्यवाद में। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं अलेक्जेंडर को। और अलेक्जेंडर को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानते हैं उनकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, सिर्फ उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारी जो पहली इम्पोर्टेंट बुक है वो है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है नियो फंक्शनलिज्म, और उसके बाद है हमारी 20 लेक्चर्स। नेक्स्ट है फिक्स दे स्लेव सोशल थ्योरी। उसके बाद है एक्शन एंड इट्स एक्शन एंड इट्स एनवायरनमेंट। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड इट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं इनकी, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा इनकी जो बुक थी नियो फंक्शनलिज्म बुक, इसमें इन्होंने नौ प्रकार्यवाद और नौ मार्क्सवाद, इसमें क्या किया था, इसकी जो प्रकार्यवाद था और मार्क्सवाद था इसमें नौ प्रकार्यवाद और प्रकार्यवाद में कुछ समानताएं बताते हैं और उसके आधार पे बताते हैं इन दोनों में क्या कमियां रही थी, किस वजह से जो नौ प्रकार्यवाद और नौ मार्क्सवाद बना, उसमें क्या समानताएं थी। कुछ सिमिलरिटीज़ थी इन दोनों में, और वो इन दोनों में जो कमियां थी उसको इम्प्रूव करने की वजह से ये बना था। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो था प्रकार्यवाद और मार्क्सवाद, ये दोनों ही जो बेसिक मतलब जो मूलभूत सिद्धांत था उस पे फोकस करते हैं। और इसमें जो
इसमें जो इसकी इन दोनों की सिद्धांत में जो भी कमजोरी थी, मतलब जो वीकनेस थी, उसको बताते हैं बेसिक सिद्धांत में। और इसमें कमजोरी क्या बताते हैं कि इन्होंने विरोधी जो सिद्धांतवादी थे उनका समर्थन किया या उनकी बात की है। और तीसरी बात बताते हैं कि ये जो उस टाइम पे जो जैसे कि क्रिएटिविटी जो संघर्ष वगैरह हो गया, जो पृथक सिद्धांतवादी हो गए, उसके रूप में इसको नहीं देखते हैं या नहीं बात करते हैं। तो इस तरह से करके इन्होंने इसमें कुछ समानताएं बताई हैं, प्रकारवाद, 9 प्रकारवाद और उसमें 9 मार्क्सवाद में कुछ सिमिलरिटीज़ बताई हैं। तो आप इनको इनकी जो बुक्स है, और इसमें इन्होंने ये कहा कि जो अलेक्जेंडर हैं जो 9 प्रकारवाद की बात करते हैं, उसमें जो पार्सन्स की जो थ्योरी में जो जैसे कमियां रह गई थी उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने कहा जो 9 प्रकारवाद है वो कोई सिद्धांत या थ्योरी नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक तरह से टेंडेंसी है, उसकी बात करते हैं, टेंडेंसी की बात करते हैं। और इस तरह से वो इसको क्या मानते हैं, एक प्रवृत्ति मानते हैं। या एक आंदोलन मानते हैं। तो वो हम अभी जब आपको अलेक्जेंडर के आइडियाज़ बताएंगे, इस टेंडेंसी में या प्रवृत्ति में उन्होंने बताया है कि 5 तरह की प्रवृत्तियां हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप बुक्स को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनके जो आइडियाज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहने वाले हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा अलेक्जेंडर ने जो न्यू फंक्शनलिज्म है वो कोई डेवलप्ड थ्योरी नहीं है, मतलब विकसित सिद्धांत नहीं है, वो केवल एक क्या है, ओनली टेंडेंसी है और डेवलप्ड थ्योरी नहीं है। तो ये भी पूछ लेता है 9 प्रकारवाद क्या है, तो वो एक केवल टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसमें इन्होंने इसकी 5 प्रवृत्तियां बताई हैं, 5 टेंडेंसी बताई हैं। वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन कौन सी टेंडेंसी बताई हैं। या अगर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में अलेक्जेंडर को लिखना है तो आपको ये 5 प्रवृत्तियाँ लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ये पता भी होनी चाहिए। तो चलिए हम इसके लिए ट्रिक से याद करते हैं कौन कौन सी 4 प्रवृत्तियाँ हैं। MLDCC, ये 5 हैं प्रवृत्तियाँ, ये है ट्रिक हमारी, और आप इससे लर्न कर सकते हैं MLDCC। चलिए अब हम देखते हैं M से क्या है। पहला है हमारा ये मल्टी डायमेंशनल है, जो न्यू फंक्शनलिज्म है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। तो पहली टेंडेंसी हो गई हमारी मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुआयाम की बात करता है ये। और ये क्वेश्चन MP में पूछा गया है अभी 25 वाले में, 25 में, कि जो न्यू फंक्शनलिज्म है उसकी क्या विशेषता है, ऐसे करके। तो मल्टी डायमेंशनल उसमें था ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर है। तो ये है बहुआयामी सिद्धांत या करके ऐसे मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। तो समझ में आ गया। मल्टी डायमेंशनल का ये मतलब है कि जैसे पहले हम बात करते थे कि ये माइक्रो स्टडी होगी या माइक्रो स्टडी होगी, तो कोई भी स्टडी ये कह रहे हैं कि जो न्यू फंक्शनलिज्म कह रहे हैं कि हम एक ही पर्सपेक्टिव पे लेके नहीं चलेंगे कि बस माइक्रो हो गई या माइक्रो हो गई। इन्होंने कहा हम मल्टी डायमेंशनल स्टडी करना चाहिए जिसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों पे ही फोकस होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा जो मीड हैं, गारफिंकल हैं, और ये लोग किस पे बात करते हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा जो मार्क्स हैं, दरखाइम हैं,
वो किस पे बात करते हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव पे। तो इन्होंने कहा हम इनके आइडियाज़ को भी लेंगे, इनके आइडियाज़ को भी लेंगे, दोनों के आइडियाज़ को लेके जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। मतलब हम माइक्रो पे पर्सपेक्टिव पे भी काम करेंगे और मैक्रो पे भी काम करेंगे, और इसी को लेके आगे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आपको लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं इन्हीं दोनों से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ से समझना शुरू करेंगे तो आपको लास्ट में पूरा लेक्चर समझ में आने वाला है। तो पहला समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं एल। तो एल से क्या मतलब है, लेफ़्ट ओरिएंटेशन। लेफ़्ट ओरिएंटेशन का मतलब है वामपंथी झुकाव। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा पार्सन्स की थ्योरी में वो लेटेंसी की बात करते हैं, यथास्थिति की बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं भाई ये नहीं चलेगा कि यथास्थिति बनी रहेगी और जो पहले पैटर्न थे वही आगे ऐसे सस्टेन करके, जैसे न्यू फंक्शनलिज्म कहता है कि अपने आप को भी सस्टेन करता है और सिस्टम जो चलता है उसको भी सस्टेन करता है। तो इन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, यथास्थिति नहीं चलेगी, उसका विरोध होना चाहिए, और जो भी समाज में अनुकूलनशीलता हो रही है उसको बनाए रखने के लिए जो हमारी टेंडेंसी पहले थी उसको हम ये वामपंथी झुकाव की तरफ हमें होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि मॉडर्निटी, जो पार्सन्स ने जो बात करी है मॉडर्निटी की तरफ उनका जो झुकाव है उससे आगे बढ़ के वो बात करते हैं कि यथास्थिति जैसे बनी रहती है वो ऐसा नहीं है, मॉडर्निटी आने की वजह से थोड़ा सा उसमें चेंज भी आता है, तो हमें उस पर बात करनी होगी। तो इन्होंने लेफ़्ट ओरिएंटेशन की बात की। तीसरा है हमारा डी। डी से क्या है, डेमोक्रेटिक एनालिसिस। इसका तो आपको पता ही है, प्रजातांत्रिक की बात करते हैं। ओके, और इसमें वो कहते हैं डेमोक्रेटिक एनालिसिस में कि सबको समानता होनी चाहिए। हम ये नहीं मान के चल सकते जैसे कि न्यू फंक्शनलिज्म में मानते हैं जो एलिट्स हैं बस उन्हीं का बोल वाला है, और जो जिनके पास शक्ति है बस वही किसी चीज़ को ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वलिटी यानी समानता की बात करनी है और सभी को हमें बराबर इक्वल राइट्स की बात करनी है। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक एनालिसिस आपको पता ही, प्रजातांत्रिक एनालिसिस क्या होता है, तो वो लेके हमें चलना है। उसके बाद सी से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेशन। कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेशन में वो क्या कहते हैं, जो संघर्ष है संघर्ष की तरफ हमें देखना होगा, यानी संघर्ष को मानना होगा हमें। ये नहीं जैसे पार्सन्स कहते हैं कि प्रतिमान को बनाए रखो, पैटर्न मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो जो वो पार्सन्स ने कहा कि प्रतिमान ऐसे ही बने रहें, तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी समाज में संघर्ष होगा उसको करिए और जो भी सोसाइटी के लिए सही चीज़ें हैं उनको लागू करिए। ये ज़रूरी नहीं जो पहले प्रतिमान बना था उसको ही हम हमेशा बनाए रखें और वही ही समाज के लिए उचित हो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि संघर्ष भी समाज में होना चाहिए और हमें संघर्ष की तरफ भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पहले से पैटर्न बना है उसी को हम सस्टेन करें। ओके, लास्ट हमारा बचा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी का मतलब है जैसे कि रचनात्मकता। तो इन्होंने कहा कि हमें नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट करके उसके बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ा क्रिएटिव सोचना होगा। ये नहीं है कि जो पहले से जो कह गए लोग ट्रेडिशनली जो फॉलो होता चला रहा है हम उसी को फॉलो करते जाएं। तो हमें क्रिएटिव, थोड़ा रचनात्मकता होनी चाहिए और जो भी सुधार हो रहे हैं समाज में उसके लिए हमें जो भी चीज़ें हैं उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ जो चला रहा है उसी को हम फॉलो करते रहेंगे। तो इसलिए जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने कहा कि जो पार्सन्स का एक्शन थ्योरी थी उसमें इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, सुधार करके उसके बाद इन्होंने कहा ये जो है न्यू फंक्शनलिज्म क्या है, एक मूवमेंट है और वो क्या है, एक आंदोलन की तरह से लेना चाहिए। और समाज में उन्होंने ये 5 प्रवृत्तियाँ बताई, इसके माध्यम से हमें
क्या करना होगा, जो करंट सोसाइटी है उसमें जो चेंज होंगे उनको फॉलो करना होगा और उस पे हमें विचार करना चाहिए, ना कि जो पहले से बातें कही गई उसी को आगे सस्टेन करना होगा। तो ये क्लियर हो गया। ये 5 जो मैंने टेंडेंसी आपको बताई है यूजीसी नेट में, किसी भी हायर एजुकेशन एग्ज़ाम में, पीजीटी में, या आप अगर यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, पूछी जाती हैं। और इसमें से ये पूछता है कि कौन सी है कौन सी नहीं है। तो ये 5 को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर थोड़ा सा हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, अभी हमें जाननी है 9 प्रकारवाद की विशेषताएं। तो 9 प्रकारवाद की विशेषताएं मैंने इसलिए मेंशन कर दी, मैं भी कभी कभी कोटेशन में वो पूछता है कि कौन विशेषता है कौन नहीं, या 9 प्रकारवाद संबंधित है किससे नहीं छांटो, तो वो आता है ना। तो इस वजह से मैंने 5 विशेषताएं लिख दी। और अगर आप 9 प्रकारवाद में अलेक्जेंडर पे कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी कंपटीशन में, और अभी आपका जीडीसी जो है में भी रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी ये काफ़ी काम आएगा आपके। तो उसमें आपको विशेषताएं लिखनी है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी जब टेंडेंसी पढ़ा दी, तो उन्हीं 5 टेंडेंसी से एक एक करेक्टरिस्टिक्स निकाल लीजिए। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। 5 हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखी है और 5 विशेषताएं बहुत होती हैं किसी भी थ्योरी को समझाने के लिए। तो पहली है हमारी मल्टी डायमेंशनल, जो न्यू फंक्शनलिज्म है वो मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले नंबर पे लिखा है और आप इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए। न्यू फंक्शनलिज्म इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी। तो ये बहुआयामी समाजशास्त्र है। इसका मतलब है हम इसमें कोई एक मेथड नहीं लागू करेंगे कि बस हमने एथनोमेथोडोलॉजी के रूल्स पे लागू करके बात कर ली, और ना ही हम इसमें कोई एक कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे। हम इसमें मैनी मेथड्स को लागू करेंगे और मैनी कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे मेथड को, विधियों को लेकर जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी हो जाएगी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक उन्होंने मॉडल बनाया है, वो भी हम जब आपको डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी कहते हैं न्यू फंक्शनलिज्म को। क्लियर हो गया। जो मैंने इसके पहले एग्जाम्पल दिया था, माइक्रो और माइक्रो दोनों को लेके चलेंगे, और उसमें हम मीड और दरखाइम इन सभी को जैसे माइक्रो पर्सपेक्टिव से लेके माइक्रो तक जाएंगे, तो उन सभी चीज़ों को हम लागू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्शन इज़ अल्टरनेटिव। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि एक्शन जो है वो अल्टरनेटिव, जैसे कि पार्सन्स को जब हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शनलिज्म में, तो पार्सन्स क्या कहते हैं, वो किसी भी जो भी एक्शन है उसमें, उसको वो कहते हैं, उसमें जो भी व्यक्ति कोई गतिविधि करता है, तो हमने उसमें आपको एग्जांपल दिया था कि हम ऐसे ही किसी भी गतिविधि जिसमें ऊर्जा खर्च की जा रही है उसको हम एक्शन नहीं मानेंगे। जिसमें हमने एग्जांपल आपको दिया था, फॉर एग्जांपल आप कार चलाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपकी पर्सनल एक्शन है, तो उसको हम गतिविधि नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई एम ही नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। आपका नहाना खाना जो है पर्सनल काम है। लेकिन जब वही कार आप एक नियम को ध्यान में रखकर, ट्रांसपोर्ट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके आप अगर कार चला रहे हैं, सड़क के बाईं तरफ चला रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं और रेड लाइट जलने पर रुक रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं आप किसी एम को, गतिविधि जो भी कर रहे हैं वो एम को, गोल को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज में जो इक्विलिब्रियम है वो बना रहेगा, जो संतुलन है वो बना रहेगा, यानी यथास्थिति बनी रहेगी, लेटेंसी बनी रहेगी, हमारा सोशल सिस्टम चलता रहेगा। तो ऐसी बात कौन करते थे? पार्सन्स करते थे। ये पार्सन्स के अकॉर्डिंग था। लेकिन जो अलेक्जेंडर है वो उसके आगे बात करते हैं और कहते हैं कोई भी एक्शन जो भी व्यक्ति कर रहा है, अगर उसमें एम नहीं है तो क्या हम उसको गतिविधि नहीं मानेंगे, उसको एक्शन नहीं मानेंगे? तो उन्होंने कहा, ये जो बात हमने आपको बताई ये किसने कही थी? पार्सन्स ने। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि कोई भी एक्शन जिसके पीछे एम है हम सिर्फ उसे ही मानेंगे। उन्होंने कहा जो क्रिया है सॉरी वो एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? इन्होंने कहा जो
किसी भी जो एक्शन है वो किसी भी कर्ता की चॉइस होती है, यानी कर्ता का चयन होता है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो यातायात के नियमों का पालन करे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी जो भी एक्शन कर रहा है वो किसी एम को ही ध्यान में रख के करे। कई बार ऐसा होता है, मैंने एग्जांपल में बताया था कि कोई व्यक्ति रात में जग के रात भर कॉफ़ी पीता है, चाय पीता है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं करता है, लेकिन हाँ सर सिस्टम को डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो वो तो यथास्थिति की बात ही नहीं करते। नो प्रकार्यवाद उसके आगे की बात करता है। तो इन्होंने कहा जो एक्शन है वो कर्ता की खुद की चॉइस होती है, कर्ता का चयन होता है, उसकी मर्जी तो वो करे और उसका मन हो तो वो ना करे। तो इसीलिए इन्होंने कहा एक्शन इज अल्टरनेटिव, वो विकल्प है उसके पास, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनलिज्म। जो प्रकार्यवाद है उसका ये सुधार है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है। तो इसी में एक वो थे फॉल्से करके थे एक, उनका है फाउसले हैं, उनका कोटेशन पूछा जाता है। ऑल वोर फॉल्से करके हैं एक थिंकर, तो कोटेशन पूछा ऐसे तो नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने इस पे कहा है कि जैसे ये है ना, मैंने इनके अकॉर्डिंग बता दिया कि जो प्रकार्यवाद है वो जो नौ प्रकार्यवाद है वो प्रकार्यवाद का सुधारात्मक रूप है, यह सुधार है उसमें। तो उन्होंने क्या किया, एक पुनर्निर्माण की बात की है। फाउसले ने कहा ये क्या है, एक पुनर्निर्माण है और इसमें इसको एक ये आंदोलन की तरह लेते हैं जिसमें टेंडेंसी की बात कही थी। तो ये समझ में आ गया, ये सुधार तो उसका है ही, क्योंकि एक्शन जो पार्सन्स ने अपना एक्शन थ्योरी दी थी उसमें इम्प्रूवमेंट किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यू फंक्शनलिज्म है वो क्या है, तो वो पार्सन्स का जो एक्शन सिस्टम था उसका जो सुधार किया गया है उसी को न्यू फंक्शनलिज्म का नाम दिया गया। पोस्ट पॉजिटिविज्म, जैसे कि आप पॉजिटिविज्म का मतलब जानते हैं क्या होता है, किसी घटना का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण कर जब हम तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद। लेकिन जो न्यू फंक्शनलिज्म है वो क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म, वो इसके आगे की बात करता है। जैसे जो प्रत्यक्षवाद है उसमें हम किस पे फोकस करते हैं, अवलोकन पे ज़्यादातर, ठीक है। निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, आप तो पॉजिटिविज्म की मीनिंग जानते ही हैं, तो इस पे हम फोकस करते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब है हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। मतलब हमें अवलोकन के साथ साथ चीज़ों को समझना भी है। सिर्फ ये नहीं हमने जो देख ली सिचुएशन, जो किसी भी सिचुएशन को देख लिया उसके छुपे पीछे हुए कारणों को समझना भी है हमें। तो जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब यही है, सिर्फ हम घटना को अवलोकन करके ही नहीं बता सकते, क्योंकि आजकल मॉडर्न सोसाइटी में आप देखें सामने से तो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, स्माइल कर रहा होता है, ऑल द बेस्ट बोलता है, लेकिन अंदर से वो सोचता है कि ना ही हो तो अच्छा है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो उसके घटना के पीछे जो छुपे कारण हैं उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो उन्होंने कहा सिर्फ हम अवलोकन, परीक्षण इसके आधार पे ही हम वो नहीं कर सकते, उसके साथ ही साथ हमें समझने पे भी फोकस करना है, चीज़ों को समझ के तब बात करनी। तो ये हो गया पोस्ट पॉजिटिविज्म, मतलब पोस्ट पॉजिटिविज्म के आगे की बात है। तो न्यू फंक्शनलिज्म की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में ढूंढने को आ जाए, पॉजिटिविज्म पे फोकस करता है या पोस्ट पॉजिटिविज्म पे, तो ये हो जाएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिंबल्स। जो प्रतीक हैं उनकी बहुत ज़्यादा क्या है, जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिंबल्स। तो उसे भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में जो प्रतीक हैं उसके माध्यम से हमें समझना पड़ेगा कि क्या कहना क्या चाह रहा है इसके पीछे। बहुत ज़्यादा आंखें बना दी उसने, लाल पीली कर दी, तो उसके पीछे का मतलब भी समझ में आना चाहिए। कि मान लीजिए कभी कभी कोई हंसता है, उसके पीछे आपको समझ में आना चाहिए वो व्यंग कर रहा है या आप वाकई में वो हंस रहा है। जो वो स्माइल के पीछे राज क्या है, वाकई में वो आपसे खुश है या वो आपके पीठ पीछे जो हंस के बुराई कर रहा है वो कर रहा है। तो आपको सिंबल्स की जटिलता को भी समझना पड़ेगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और इन्हीं से आपको पूरा समझ में आएगा नौ प्रकार्यवाद क्या है। और इसमें इन्होंने ये कहा कि जो पार्सन्स का, जहाँ पार्सन्स ने क्या किया था, आनुभविकता पे फोकस किया, यानी जो प्रत्यक्षवाद पे फोकस किया, वहाँ इन्होंने इसके साथ साथ क्या किया,
अनुभाविकता के साथ साथ चीज़ों को समझने पे भी फोकस किया, इस पे भी फोकस किया। तो इस तरह से जो अलेक्जेंडर का जो बना वो अनुभाविकता और प्लस अंडरस्टैंडिंग यानी समझने पे बना, और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा ये एक आंदोलन है 9 प्रकार्यवाद। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अब हम अलेक्जेंडर के मॉडल को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो थोड़ा सा और आप समय दीजिए और उसको हम समझ लेते हैं। चलिए हम लोग अब जो अलेक्जेंडर का मॉडल है नियो फंक्शनलिज्म का वो डिस्कस कर लेते हैं। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो जो अलेक्जेंडर का मॉडल है वो किस पे आधारित है? व्यवस्था की समस्या पे आधारित है, ठीक है। और इसमें जो हमने पहले ही आपको बताया था मैक्रो और मैक्रो, अब वो यहाँ काम आएगा मैक्रो और माइक्रो। ये जो इनका मॉडल है माइक्रो और माइक्रो, ये आप बहुत ही अच्छे से समझिए। माइक्रो का मतलब माइक्रो में उन्होंने रखा है व्यक्ति को, और इसमें रखा है उन्होंने सामूहिक, यानी ग्रुप हो जाएगा आपका माइक्रो में, ठीक है। अब इसमें जो व्यक्ति की क्रिया होगी उसको बताया कि व्यक्ति की क्रिया किस तरह की है। तो व्यक्ति की क्रिया जो है वो भौतिकवादी, जिसको उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव। बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है ये। उसके बाद इधर आदर्शवादी, जो कि होगा आपका सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई ये जो मॉडल बना माइक्रो, माइक्रो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये जो इनका मॉडल है ये ऐसा मॉडल रिटिजर का भी है और वो भी माइक्रो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का ही मॉडल है। तो इसमें इन्होंने कहा जो व्यक्ति की क्रिया है वो भौतिकवादी, ऑब्जेक्टिव या आदर्शवादी सब्जेक्टिव हो सकती है। और इसमें इसके आधार पर, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं, इसके आधार पर उन्होंने व्यक्ति की क्रिया के 4 स्तर बताए हैं। वो कौन कौन से हैं वो इनको अगर आप 2 याद कर लेंगे तो वो आपके चारों हो जाएंगे। तो पहला उन्होंने जो बताया वो है सामूहिक आदर्शवादी। उसके बाद आपका होगा सामूहिक भौतिकवादी। यह भौतिकवादी। तो आपने एक किया सामूहिक आदर्शवादी हो गया, सामूहिक भौतिकवादी हो गया, इसको और इसको जोड़ के बनाया। दूसरा अब आपका बचा व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा व्यक्ति आदर्शवादी, और उसके बाद हो जाएगा सामूहिक भौतिकवादी। सॉरी, सामूहिक तो मैं लिख ही चुकी थी। तो ये 4 आपने अगर 2 लर्न कर लिए होंगे तो 2 आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो व्यक्ति और समूह को याद रखना है, जिसमें माइक्रो है, भौतिकवादी जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। अब यहाँ इन चारों को हमें जोड़ देना है, सामूहिक आदर्शवादी हो जाएगा और इधर सामूहिक भौतिकवादी, यानी समूह में भी आप दोनों चीज़ें लगाएंगे आदर्शवादी और भौतिकवादी, और व्यक्ति में भी आप दोनों चीज़ें लगाएंगे आदर्शवादी और भौतिकवादी। तो ये जो 4 स्तर बने उसी को उन्होंने कहा है मॉडल, जो ये है मॉडल ऑफ नियो फंक्शनलिज्म है। इसमें
सामूहिक आदर्शवादी जो है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इस पे जोर दिया है। अगर पूछ ले कि इसमें से उन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया तो वो है सामूहिक आदर्शवादी, इस पे ज़्यादा जोर दिया। तो ये जो मॉडल है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मॉडल में भी इसमें से कुछ पूछ ले कि किस तरह से है या क्या क्या है, तो माइक्रो है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है और उसमें से ये 4 स्तर बताए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं जो 9 प्रकारवाद है वो किन समस्याओं का अध्ययन करता है, वो भी बहुत पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो इसे आप अपनी कॉपी पे मेंशन कर लीजिए। हम फिर समस्याएं भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अभी हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है जो हमने बताई थी समस्याएं, और ये ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी प्रकारवाद की समस्याएं थी जिसको ये दूर करना चाहता था 9 प्रकारवाद। तो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, यूजीसी नेट में, हायर में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इसमें यही पूछता है कौन सी समस्या है कौन सी नहीं, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसकी जो समस्याएँ हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहली है जो व्यक्तिवादी विरोधी, ये समस्या है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यूजीसी नेट के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्यक्तिवादी विरोधी हो गया और सामाजिक परिवर्तन का विरोध और आनुभाविकता का विरोध और रूढ़िवादी और आदर्शवादी। 1 2 3 4 5 ये जो समस्याएं हैं ये आपको रट लेनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और पूछा कैसे जाता है, इसमें से 1 2 3 दे देगा और एक चौथा दे देगा कि व्यक्तिवादी ऐसे करके लिख देगा, आगे विरोधी नहीं लिखेगा, तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि हमने तो व्यक्तिवादी पढ़ा होता है तो उसी में एंटी लगा है इंडिविजुअलिज्म या नहीं लगा हुआ है, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो समस्या है या नहीं। तो मैंने आपको बता भी दिया कि क्या कन्फ्यूज़न होता है और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये भी बता दिया। तो आपको लर्न करना है, ये 5 समस्याएं हैं। कभी कभी वो उसमें पूछता क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि समस्या है या नहीं है, क्या पूछ रहा है, समस्या है या नहीं, तो नहीं भी पूछ लेता और हम लोग ये पढ़े होते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है, ऑप्शन भी ध्यान से देखना है, किसी में भी वो विरोधी लगा देगा, रूढ़िवादी विरोधी, आदर्शवादी विरोधी, फिर उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि क्या है। तो ये समस्याएँ हैं, व्यक्तिवादी विरोध जो करता है वो समस्या है, सामाजिक परिवर्तन का जो विरोध करता है वो समस्या है क्योंकि वो यथास्थिति की बात करते हैं, बनाए रखो, तो और अनुभविकता का जो विरोध करते हैं वो समस्या है, रूढ़िवादी है और आदर्शवादी। तो ये समस्याएं हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर ये सही से नहीं पता होता। कन्फ्यूज़न क्या होगा वो भी मैंने बता दिया, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा जो अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद को दिया है, वो 9 प्रकारवाद को, वो क्या दिया है, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में नोट किया है। तो एक तो यही है कि जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल दिया है जो अभी मैंने बताया माइक्रो का, उसमें उन्होंने एक्शन और सिस्टम दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी है, मतलब क्रिया और व्यवस्था दोनों को उन्होंने एक साथ लेके चले हैं और दोनों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ओपन और प्लूरल सोसाइटी की बात करते हैं कि समाज क्या होना चाहिए, खुला समाज के तरह अध्ययन करना चाहिए, ये नहीं कि जो जैसे बन गया है वो वही रहेगा, उसमें कभी भी कुछ भी आ सकता है, उसको परिवर्तन के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी उसमें क्रिएटिविटी है, चेंज है, उसको मल्टी डायमेंशनल की तरह यूज़ करके खुला समाज को समझ के तब अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा एक्शन एंड स्ट्रक्चर जो है उसको दोनों को ही अलग अलग उसके फॉर्म में देखें। जैसे कि प्रकारवाद मानता है संरचना अपने आप को भी चलाता है, फिर उसको भी चलाता है, प्रकार को भी चलाता है और समाज को भी चलाता है, तो उन्होंने कहा दोनों को अलग अलग रूप में समझो, ये नहीं कि वो उससे संबंधित है वो उससे संबंधित है। उन्होंने कहा एक्शन को एक्शन की तरह देखो, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर की तरह देखो और दोनों की अलग अलग स्टडी करो, दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है।
नेक्स्ट उन्होंने कहा डेविएंस, कॉन्फ्लिक्ट और सोशल कंट्रोल जो हैं उनके जो एक्चुअल जो यथार्थ फॉर्म है उसको समझो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि उसको उसके रूप में समझो। ये नहीं है कि डेविएंस क्या है इसका मतलब समझो, कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कंट्रोल, इन सबको इनके यथार्थ फॉर्म के रूप में समझो, कैसे इनका समाज में क्या रूप है उसको समझो। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, कल्चर एंड सोसाइटी। तो इसको वो कहते हैं इन तीनों, ये इन्होंने एक त्रिकोणीय व्यवस्था बताई है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इसमें आता है, तो इसमें आता है पर्सनैलिटी, कल्चर और सोसाइटी। इन तीनों को ही उन्होंने कहा अलग अलग रूप में समझो, और ये तीनों ही की अलग अलग इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। उसके बाद डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, क्योंकि पार्सन्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लेकिन न्यू फंक्शनलिज्म में क्या है वो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए जो भी डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, अलग अलग जो आयाम हैं उनको समझो, उनको लेके फिर स्टडी करो। तो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन नव प्रकारवाद की या न्यू फंक्शनलिज्म की विशेषता हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया, डेविएंस, कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कंट्रोल, इन कॉन्सेप्ट को उसके स्वतंत्र यानी उसके फॉर्म में समझो। क्या है ये नहीं कि इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ, क्योंकि जो प्रकारवाद हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें वो बता रहे थे दोनों मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और एक में अगर कोई चेंज आता है तो दूसरे में भी चेंज आता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये कह रहे हैं हर कॉन्सेप्ट को उसके फॉर्म में समझो, उसका मीनिंग क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। हम कैसे बता सकते हैं कि ये ऐसा करेंगे तो वो वैसा होगा, तो वो कहते हैं हर व्यक्ति को, हर क्रिया को उसके फॉर्म में समझो, उसको अलग स्वतंत्र रूप में समझो। क्लियर हो गया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये लिखी है कि ये पार्सन्स के जो स्टेटस को यानी यथास्थिति की जो बात करते हैं वो, और इक्विलिब्रियम की जो वो बात करते हैं, संतुलन की बात करते हैं, उसको उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। किसने? अलेक्जेंडर ने स्टेटस को और इक्विलिब्रियम को रिजेक्ट कर दिया। इसको वो नहीं मानते हैं, और जो ये कोलामी थे वो उन्होंने जो अलेक्जेंडर का प्रकारवाद है उसकी काफ़ी विशेषता की है, और ये जो प्रकारवाद था वो फेमस हुआ था अमेरिका और यूरोप में। काफ़ी इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है, उसको स्वतंत्र फॉर्म में समझते हैं। तो अभी हमने अलेक्जेंडर की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सभी को अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसमें हम रिचर्ड मंच और लुहमान ये दोनों का थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ ही हमारा न्यू फंक्शनलिज्म फिनिश हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो लुहमान हैं उनके आइडियाज़ को। तो हम लोग पढ़ लेते हैं लुहमान का जो नौ प्रकारवाद है उस पे उन्होंने क्या विचार दिया। तो जो लुहमान थे उन्होंने अब शुरू किया अपनी बुक द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी से। डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जो कि पब्लिश हुई 1982 को। और इस बुक में उन्होंने पार्सन्स की क्रिटिक की थी। पार्सन्स की आलोचना से ये बुक शुरू होती है, और पार्सन्स की आलोचना इसलिए करते हैं कि पार्सन्स के सिद्धांत में ये दो कमियां बताते हैं। कितनी? दो। और उसको सही करने के लिए इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स दिए। वो जो दो कॉन्सेप्ट दिए वो ही इनकी थ्योरी का बेस बने, और वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें पहला है सेल्फ रेफरेंस यानी आत्म निर्देशन। ओके। और जो दूसरा है वो है कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता। ओके, तो पहला सेल्फ रेफरेंस और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, और यही इनकी थ्योरी में अगर पूछ लिया जाए इन्होंने कौन से दो कॉन्सेप्ट दिए, तो सेल्फ रेफरेंस और कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता की बात करते हैं। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने बताया कि जो क्योंकि ये पार्सन्स की ही क्रिटिक करते हैं, तो इन्होंने कहा पार्सन्स ने जो सोशल सिस्टम में जो फंक्शनल प्री रिक्विसाइट बताई थी वो कितनी थी? 4 AGIL पार्सन्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा
कि सोशल सिस्टम में जो पार्सन्स ने 4 फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट बताई हैं वो सोशल सिस्टम नहीं है। इन्होंने कहा कि लुहमान का अगर हम देखें तो इनके अकॉर्डिंग जो सोशल सिस्टम है उसके 4 प्रकार नहीं हैं, उसके हैं उन्होंने 3 प्रकार में बांटा और वो 3 प्रकार में उन्होंने रखा IOS को। यहाँ AGIL था, यहाँ IOS है। IOS का मतलब है पहले सिस्टम में इन्होंने रखा इंटरैक्शनल सिस्टम। दूसरे में इन्होंने रखा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। तीसरे में इन्होंने रखा सोशल सिस्टम। तो इस तरह से IOS 3 चीज़ों की बात करते हैं और इंटरैक्शनल सिस्टम के माध्यम से वो बताते हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति रहकर अंतःक्रिया करते हैं उससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अंतःक्रिया के लिए 2 या 2 से व्यक्तियों होना का ज़रूरी है, ऐसा पार्सन्स भी बोलते थे। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में कहते हैं जो ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इन व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधे रहता है। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे अंदर भी फीलिंग आ जाती है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हम सभी को एक सूत्र में बांधे रहता है। उसके बाद सोशल सिस्टम में कहते हैं कि ये जो अंतःक्रिया है इसके आधार पे सोशल सिस्टम बना रहता है या चलता रहता है। तो यहाँ आपने ये सीखा कि जो लुहमान है उनके अकॉर्डिंग जो सामाजिक व्यवस्था है वो 3 प्रकार की है, IOS यानी इंटरैक्शनल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, सोशल सिस्टम। और इसी आधार पे उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने कहा ये जो तीनों सिस्टम हैं उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, सेल्फ रेफरेंस। इसके लिए उन्होंने कहा ये निर्भर करता है सेल्फ रेफरेंस पे, इसके लिए ये ज़रूरी है यानी आत्मनिर्देशन ज़रूरी है। आत्मनिर्देशन से ही ये तीनों व्यवस्था चलेंगी और वही समाज को बनाए रखेंगी। तो उन्होंने कहा ये जो आत्मनिर्देशन है ये पार्सन्स के सिद्धांत में इसकी कमी है, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं अपने न्यू फंक्शनलिज्म जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने इसकी बात की और कहा ये पार्सन्स के सिद्धांत में ये कमी है, इसकी वो बात नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें जो ये सिद्धांत है 9 प्रकारवाद उसमें पार्सन्स की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इस कमी को दूर करके ही हम इस 9 प्रकारवाद के सिद्धांत देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते ही लुहमान के आइडियाज़ को फिनिश करते हैं। ओके, जब वो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा जो पार्सन्स थे उन्होंने कहा जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया से सामाजिक व्यवस्था बनी रहती। तो वो कहते हैं पार्सन्स के 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति हैं उनके बीच में अंतःक्रिया से सोशल सिस्टम बना रहता है। लेकिन जो लुहमान है वो कहते हैं कि अंतःक्रिया इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की अंतःक्रिया हो, बल्कि वो जो संचार है उसकी संचार की इकाइयों से जुड़े हुए को मानते हैं सोशल सिस्टम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब यहाँ पे क्योंकि संचार की इकाइयों से जुड़ा हुआ सोशल सिस्टम मानते हैं तो इसमें इन्होंने जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात की तो वो कहते हैं कि पार्सन से एक तरफ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाले इंटरेक्शन की बात करते हैं और उसमें वो कहते हैं इसमें इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब जो यथास्थिति है वो बनी रहती है, एक तरह से इक्विलिब्रियम रहता है इसमें। तो लुहमान ने कहा
कि किस तरह से आज की मॉडर्न सोसाइटी में कैसे इक्विलिब्रियम बना रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं आजकल समाज में तो बहुत सारी विघटन हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी व्याधिकियाँ हो गई हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिससे समाज बहुत विघटित हो रहा है। तो जो पार्सन्स इक्विलिब्रियम में वो सर्वसम्मति की बात करते थे, जो मैंने बताया था कि मूल्यों को लेकर वो बात करते हैं कि इसमें एक कॉन्सेंसस पाया जाता है, तो उसी को रिजेक्ट करते हैं लोहमान और कहते हैं कैसे समाज में सर्वसम्मति हो जाएगी। आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें इतना सारा डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इतने सारे बेरोजगारी है, बेकारी है, भिक्षावृत्ति है और इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो कैसे समाज में एक संतुलन के रूप में समाज चलता रहेगा और कैसे इसका संतुलन बना रहेगा। तो इसको इन्होंने रिजेक्ट किया और इन्होंने कहा समाज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, रिस्क आ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जो कि पब्लिश हुई 1993 को। तो उसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से सोशियोलॉजिकल थ्योरी में रिस्क है और कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी को बताते हुए वो कहते हैं कि जो भी समाज में कॉम्प्लेक्सिटी हैं उसमें उन्होंने एनवायरनमेंट और जो सिस्टम है उसके बीच की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जटिलता को हटाने की बात करते हैं। वो कहते हैं एनवायरनमेंट और जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बीच में जो जटिलता है उसको दूर किया जाना चाहिए, दूर किया जाना चाहिए। तो उसको दूर करने की बात करते हैं और उसके लिए उन्होंने 3 डायमेंशन बताए, 3 ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, 3 डायमेंशन बताए किसके, एनवायरनमेंट। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है और मे भी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन से 3 डायमेंशन बताए हैं लुहमान ने और वो क्या है। तो जिस तरह से CMS होता है उसी तरह आपका है TMS। CMS स्कूल है ना, तो आपको लर्न करना है TMS। और ये हैं 3 डायमेंशन। वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा T से क्या हो जाएगा, टेम्पोरल, टेम्पोरल डायमेंशन हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा हमारा मैटेरियल और तीसरा हमारा S से हो जाएगा सिंबॉलिक। ओके, जब वो टेम्पोरल डायमेंशन की बात करते हैं तो वो इसका मतलब है काल से, यानी टाइम से। इसमें वो कहते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, समय को लेकर बहुत जटिलता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल पहले की सोसाइटी कितनी नॉर्मल थी, सिंपल थी, और अभी जो है मॉडर्निटी में, मॉडर्न एरिया में, पोस्ट मॉडर्न एरिया में आप देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी सारी रिस्क हो रही हैं, हेल्थ रिस्क हो रहे हैं, कितने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा और होगा, ओजोन लेयर में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, स्किन डिसीज़ हो रही हैं, इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो काल की, जो टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हटाना चाहिए। दूसरे में वो जब मटेरियल डायमेंशन की बात करते हैं तो उसमें वो उनका मतलब सीधे भौतिक तत्वों से है। जैसे उन्होंने कहा कोई भी चीज़ मुंबई में आप देख लो तो वहाँ की जो मटेरियल चीज़ें हैं वो अलग होंगी, लखनऊ में देख लो आप वहाँ की अलग होंगी, और आप वाराणसी को देख लो वहाँ की अलग होंगी। तो हर जगह की चीज़ें अलग अलग हैं मटेरियल के हिसाब से। उसके बाद जब सिंबॉलिक डायमेंशन की बात करते हैं तो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो सिंबॉलिक। किसी भी संबंध को या किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए वो कौन सा सिंबल यूज़ करें, सबसे ज़्यादा इसी की जटिलता है यहाँ पे। तो आपको कोई भी काम करना है उसके लिए आप किस तरह का सिंबल यूज़ करें, ये भी बहुत ज़्यादा जटिल सवाल है समाज के सामने। तो इस तरह से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन बनता है, वो एक तो ये है, बुक पूछ सकता है रिस्क का सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1993। दूसरा 3 डायमेंशन बताएं जिसमें टेम्पोरल डायमेंशन, दूसरा
जो बात करते हैं वो मटेरियल डायमेंशन और तीसरा सिंबॉलिक डायमेंशन। तो ये डायमेंशन पूछ सकता है। और ये जो हमने बताई दो चीज़ें, जो दो कॉन्सेप्ट हैं, सेल्फ रेफरेंस और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, ये उनके दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लुहमान में मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत और बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना काफ़ी है। अगर आप इतना लर्न कर लेंगे तो आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे इनके आइडियाज़ को। और इन्होंने इनके जो AGIL सिस्टम था उसमें थोड़ा सा सुधार किया है, जो मैंने आपको बताया ही है। और ये जो लुहमान थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, और पार्सन्स की इन्होंने क्रिटिक किया है उसमें सुधार करके। और ये भी कहते हैं कि ये एक तरह से जो वो है एक आंदोलन है, एक मूवमेंट की तरह लेते हैं ये भी। तो ये इतना कुछ था। बाकी अब हम थोड़ा सा रिचर्ड मंच के बारे में जान लेते हैं और उसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए रिचर्ड मंच को पढ़ लेते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट है। पहले हम जान लेते हैं रिचर्ड मंच जो हैं वो एक तो ये जर्मनी के रहने वाले थे ये भी, और इनकी जो रुचि थी वो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में थी। कहीं पूछ ले तो किस में थी? हिस्टोरिकल कंपैरेटिव सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इसमें इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, इसमें इनकी रुचि थी, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो पार्सन्स का सोशल एक्शन थ्योरी थी उसको ये इम्प्रूव करते हैं, उसमें जो भी कमी थी उसको बताते हैं। दूसरी बात, पार्सन्स और लुहमान दोनों के सिद्धांत को इन्होंने पढ़ा और उसमें जो भी कमी थी उसको सुधारने की कोशिश की। तो पार्सन्स के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो लुहमान थे उनको भी लिया, और दोनों के ही सिद्धांत में जो भी कमी थी उसको दूर करके फिर उसको सुधार के एक नया रूप दिया, उसको नव प्रकारवाद या न्यू फंक्शनलिज्म कहा। और मेनली इनका जो थ्योरी है उसको द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्शन थ्योरी कहते हैं, क्योंकि पार्सन्स की जो सोशल एक्शन थ्योरी थी उसमें ही इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था, उसमें ही सुधार किया था। और वो कैसे किया था? जो लुहमान का था लुहमान का अनुभवात्मक और पार्सन्स का विश्लेषणात्मक। इन दोनों को इन्होंने लिया था और इन दोनों को मिलाकर अपना एक नई थ्योरी दी थी, न्यू फंक्शनलिज्म का सिद्धांत दिया था। और दोनों से एक एक चीज़ लेके इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था नव प्रकारवाद में। तो ये एक तरह से क्या है, सोशल एक्शन का न्यू फॉर्म है। इनकी थ्योरी को क्या कहेंगे? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्शन थ्योरी, या सोशल एक्शन का जो नया फॉर्म होगा वो कहेंगे। तो उसी को ध्यान में रखकर ही इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ एक्शन, वो काफ़ी फेमस है। और उसमें पार्सन्स और लुहमान से ये प्रेरित थे, दोनों ही को पढ़ के दोनों से एक एक आइडिया को लेके दोनों के ही विचारों को मिलाकर अपना नया सिद्धांत देते हैं। थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन जो है उसको इम्प्रूवमेंट करके फिर शो करते हैं। इनकी बुक की लिस्ट थोड़ा सा लंबी थी, मैंने लिख दिया क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और तो आप इसे लर्न कर लेना। वैसे ज़्यादातर पूछी नहीं गई हैं ये। थ्योरी ऑफ एक्शन बुक है, 1987 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है एकेडमिक कैपिटलिज्म। एकेडमिक कैपिटलिज्म जो है वो 2014 की है। द ग्लोबल डिवीज़न ऑफ लेबर। अभी डिवीज़न ऑफ लेबर आप ऐसे तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसमें ग्लोबल हो जाएगा, ग्लोबल डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाएगा, तो वो रिचर्ड मंच की बुक हो जाएगी, और ये है 2015 में पब्लिश। नेशन एंड सिटीजनशिप इन द ग्लोबल एज, यहाँ भी ग्लोबल डिवीज़न ऑफ लेबर था, यहाँ भी ग्लोबल एज, ऐसी बात होगी तो रिचर्ड मंच हो जाएंगे। और ये बुक जो है वो भी पब्लिश हुई है 2001 में। अंडरस्टैंडिंग मॉडर्निटी, मॉडर्निटी पे दो बुक्स हैं इनकी। एक तो अंडरस्टैंडिंग मॉडर्निटी को अंडरस्टैंड करेंगे 1988,
और एक है द एथिक्स ऑफ मॉडर्निटी। एक तो मॉडर्निटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दूसरा एथिक्स भी बता रहे हैं मॉडर्निटी के, 2001 में ये भी पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एट वर्क, ये भी अच्छी बुक है, डेमोक्रेसी एट वर्क। और यूरोपियन गवर्नमेंटलिटी पे बुक लिखी थी 2010 में। और एक और बुक है डिवीज़न एंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन द लिबरल कंपटीशन स्टेट द कल्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो कि पब्लिश हुई है 2012 में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मुझे लगता है ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाली हैं। तो इस तरह से इनकी बुक्स तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछी गई, एक बार आप देख लेना बस, बाकी और लर्न करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एक मेन चीज़ इसमें थी वो यही है कि इन्होंने जो जो रिचर्ड मंच हैं, उन्होंने एक तरह से सोशल एक्शन थ्योरी का रिकन्स्ट्रक्शन किया है, उसको दोबारा सही करके लिखा है। और ये दोनों ही सिद्धांत थिंकर्स के आइडियाज़ को लेकर अपनी नई सोशल एक्शन थ्योरी देते हैं, और उसी को हम न्यू फंक्शनलिज्म में पढ़ते हैं। और इन्होंने पार्सन्स से विश्लेषणात्मक आइडिया लिया था और लुहमान से अनुभवात्मक आइडिया लिया था, और इसी को दोनों को मिलाकर अपना सिद्धांत दिया था। इनकी जो आलोचना की जाती है रिचर्ड मंच की, वो किस बेस पे की जाती है कि एक तो इन्होंने जो कांट से रैशनैलिटी यानी तार्किकता को ग्रहण किया था, और इधर इनसे लुहमान से आनुभविकता को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस आधार पे इनकी आलोचना की गई कि एक तरफ रैशनैलिटी की बात करते हैं और एक तरफ आनुभविकता की बात करते हैं, तो इनके सिद्धांत में ये कमी है। तो इस बेस पे इनकी क्रिटिक की गई। बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी बुक्स देख लीजिएगा, और थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के बात करते हैं। और ये पता होना चाहिए कि 9 प्रकारवाद में रिचर्ड मंच भी हैं। तो इस तरह से हमने 9 प्रकारवाद को पढ़ा, बहुत ही अच्छे से समझा, जिसमें हमने अलेक्जेंडर को आइडियाज़ को पढ़ा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें वो उनकी 5 टेंडेंसी जो हैं, जो समस्याएं बताई हैं, जो उनका माइक्रो मैक्रो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ फिर हमने लुहमान को पढ़ा, उनके भी आइडियाज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें उन्होंने सेल्फ रेफरेंस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की और 3 डायमेंशन बताए एनवायरनमेंट के, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने पढ़ा रिचर्ड मंच को जो इम्पॉर्टेंट हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो भी मेन चीज़ें थी वो हम सब डिस्कस कर लिया हमने, और हमारा 9 प्रकारवाद ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।